नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हैं। सबसे पहले हम आज एक काम करते हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि 24-25 के एग्ज़ाम के लिए 12th के लिए मैथमेटिक्स में आपका जो वेटेज है यूनिट वाइज वो क्या है, उस पर एक आज हम नज़र मार लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसके अंदर आपके दो टॉपिक हैं, एक तो रिलेशन फंक्शंस है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। और एल्जेब्रा जो यूनिट है वो छोटी सी यूनिट है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, जिस पर अभी तक हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और आपने उसकी 3-4 वीडियोस देख ली हैं। अगर नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर उनको जाकर के देखिए। हमने मोस्ट प्रोबेबल जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दिया है। कैलकुलस सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारे पास में। कैलकुलस में आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी यूनिट है जो कि 35 मार्क्स का वेटेज रखती है। इसमें आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू करेंगे आप, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, फिर इंटीग्रल्स दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें हम एरिया बाउंड्री रीजन देखते हैं वो, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। इतने टॉपिक हमारे इसके अंदर कवर होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 मार्क्स का यूनिट है, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ आज शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसी पर पहले हमारा डिस्कशन शुरू होगा। तो 14 मार्क्स का दो चैप्टर हैं आपके, एक वेक्टर है और एक 3D है। 3D में हमें केवल लाइन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है जिसमें से 8 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से ये आप वेटेज ज़रूर देख लें और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ जो थ्योरी का मार्क एग्ज़ाम है उसमें आप 26 मार्क्स जो है स्कोर करने होते हैं मिनिमम, अलग से पास होना होता है, और इंटरनल में आपको अलग से पास होना होता है। तो ये एक वेटेज वाइज थोड़ा डिस्कशन था। आप इसकी डिटेल चाहेंगे तो मैं इसका लिंक में इसको सिलेबस को आपको ऐड कर दूंगा, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे उसको तैयार करना है। तो ये यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज आपका सारा डिटेल डिस्कशन है। तो आज का डिस्कशन हमारा जो है वो 3D पर है। तो आज हम 3D पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देखिए सबसे पहले कि ये सैम्पल पेपर है 23-24 का, तो आज हमने इसी का क्वेश्चन लिया है और हम 24-25 के लेटेस्ट सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन अभी करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। 23-24 में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है 3D टॉपिक से 5 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन, वो हम आज देखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम पेपर्स के बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो आज मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। सेक्शन डी में हमारे पास जो 4 क्वेश्चंस आते हैं उसमें यहाँ से क्या पूछा गया है वो आप देखिए। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 35 अगर आप देखेंगे तो ये आपका 3D से ये पूरा क्वेश्चन है। चॉइस में आपके पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर अब एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। इमेज का क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस भी पूछी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो आने वाली वीडियोस में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट जरूर लूँगा। तो ये दोनों मोस्ट प्रोबेबल हैं और इनमें से जनरली आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल ही जाता है। मतलब कि दोनों टॉपिक भी मिल सकते हैं, आपको एक तो मिल ही जाएगा इनमें से कुछ ना कुछ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बहुत कॉमन है और इमेज का क्वेश्चन भी वेरी कॉमन है। तो आज का हमारा डिस्कशन इमेज के क्वेश्चंस पर है। तो हम आ जाते हैं सीधे इस क्वेश्चन पर और इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन ये ले लिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ 163 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज इसकी फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट की, जो कि 163 है और लाइन हमारे पास ये है।
एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखेंगे आप तो ये किस तरह से है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, क्वेश्चन को समझना पहले हमारे लिए जरूरी है। तो ये है 163, 1 6 एंड 3, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट की इमेज हमें लाइन के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारी कहीं लाइन है, समझ लीजिए ये हमारी लाइन है जो कि L है। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम P मान लेते हैं। इसका जो फूट है, चूंकि इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, इसका फूट हम यहाँ पे Q मान लेते हैं। और चूंकि जो इमेज बनेगी इस पॉइंट की इस लाइन के ऊपर, तो ये लाइन एक तरह से मिरर का काम करेगी। तो मिरर के ठीक उतनी ही डिस्टेंस नीचे अपोजिट साइड में यहाँ पर हमारी इसकी ये इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको R लिख देता हूँ। तो ये R के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, जिसको मैं x1, y1 और z1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन समझ लेना है। ये हमारा इमेज पॉइंट है 163 यहाँ पर, और ये हमारी लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, जो कि लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं 3D में R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B टाइप होती है, जहाँ A वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, B जो है पैरेलल वेक्टर है। लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे वो नोट कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू हमारे पास है J कैप प्लस 2K कैप एंड प्लस लेमडा टाइम्स I कैप प्लस 2J कैप एंड प्लस 3K कैप। ये लाइन आपको नोट कर लें, ये लाइन हो गई और ये हमारा पॉइंट हो गया। तो अब हम यहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमने समझ लिया कि हमें करना क्या है। हमें इस पॉइंट का फूट पहले यहाँ पर ढूंढना है कि इसका फूट क्या होगा, जो कि परपेंडिकुलर है। फूट ऑफ द परपेंडिकुलर भी कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। और जब फूट हम निकाल लेंगे तो हमें मालूम है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। तो एक्चुअली ये पॉइंट जो है इस P और R का मिड पॉइंट होगा। तो हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन है इसका हम कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं, तो हमें आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। तो आप देख रहे हैं इसमें आई कैप नहीं है, तो यहाँ पे जब इसका कार्टेशियन फॉर्म करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा, इस पर भी मैं अभी एक वीडियो डालूंगा कि किस तरह से हम किसी लाइन की कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म। तो फिलहाल आप देखिए कि ये R हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। तो यहाँ से x माइनस, यहाँ पे i है नहीं तो ये x माइनस 0 हो गया, अपॉन जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यहाँ पे i के साथ में 1 है तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस वाई वन। y माइनस वाई वन, वाई वन जो पॉइंट है आप देख रहे हैं ये j का पॉइंट है तो यहाँ पे 1 है, तो y माइनस 1 अपॉन b, b हमारे पास ये पैरेलल वेक्टर से 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 यहाँ पे z1 के लिए हमारे पास 2 है, ये 2 हो गया, अपॉन यहाँ से c हमें मिल जाएगा जो कि 3 है, इज इक्वल टू लेमडा। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ये वेक्टर फॉर्म से हमने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया है। अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू लेमडा है, तो ये 1 जो है हमारा इस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेमडा हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो कि x माइनस 0/1 इज इक्वल टू लेमडा करने से मिलेगी, तो ये हमें क्या दे देगा, x की वैल्यू दे देगा लेमडा। ठीक है, माइनस 0 है तो कुछ करना नहीं है, तो x की वैल्यू लेमडा हो गई। इसी तरह से y की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। y क्या होना चाहिए, 2 लेमडा, ये 2 जाकर के लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, एंड z इज इक्वल टू 3 लेमडा, ये 3 जाकर के लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 लेमडा प्लस 2। तो ये एक्स वाई जेड हमने निकाल दिए हैं, जो कि इस लाइन, जो हम एल लाइन यहाँ पे कह रहे हैं, इस लाइन में कोई जनरल पॉइंट है, तो वो जनरल पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसी पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। ये है लेमडा, ये है 2 लेमडा प्लस 1 और ये है 3 लेमडा प्लस 2। हमने ये फूट ऑफ द परपेंडिकुलर इस लाइन में इस पी क्यू का जो क्यू पॉइंट है वो ढूंढ लिया है। पी पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 1, 6, 3 है, और ये पॉइंट हमको मिल गया है।
तो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अब हम लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखेंगे जरा देखिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज डी आर, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ऑफ दिस पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज? तो क्यू के जो पॉइंट है और जो पी जो पॉइंट है उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो यानी लेमडा यहाँ है इसका और यहाँ 1 है, तो दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं x2 माइनस x1। तो हम केवल डायरेक्शन रेशियोज लिख ले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1 पहला पॉइंट। फिर दूसरा देखिए 2 लेमडा प्लस 1 है और यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6। तीसरा देखिए ये 3 लेमडा प्लस 2 है और ये 3 है, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3। सो दीज आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पी क्यू का लिखना है तो ओ क्यू माइनस ओ पी करना है, तो क्यू माइनस पी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है लेमडा माइनस 1, ये है 2 लेमडा माइनस 5 और ये है 3 लेमडा माइनस 1। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, ये जो लाइन है हमारी ये एल और ये जो पी क्यू है, पी और क्यू, तो पी क्यू परपेंडिकुलर है एल के, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस दिस पी क्यू इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू लाइन। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दो वेक्टर, ये लाइन का हमारे पास जो एक पैरेलल वेक्टर है, जो बी वेक्टर है वो हमारे पास है, वो हम अभी देखेंगे क्या है वो बी वेक्टर। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमने पढ़ रखा है वेक्टर्स के केस में कि अगर लाइंस जो है परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है। अब पी क्यू का एल के साथ परपेंडिकुलर होना मतलब पी क्यू का इस बी वेक्टर जो कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस लाइन का जो बी वेक्टर है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो लाइन चूंकि इस बी वेक्टर के पैरेलल है, तो हमारा जो पी क्यू वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर ये इस बी के परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस पी क्यू का जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं या पी क्यू का जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट इस बी के साथ में 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। केवल डायरेक्शन जो रेशियोज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे। कैसे? पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हैं लेमडा माइनस 1 पहला, तो इसका हमारे बी के आई के साथ में, यानी अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लूँ पी क्यू को, तो इसके साथ आई लिखना पड़ेगा, इसके साथ जे लिखना पड़ेगा और तीसरे वाले के साथ में के लिखना पड़ेगा। तो लेमडा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई इस आई कैप से आप 1 ले लेंगे, ठीक है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 कर देते हैं, उस तरह से समझ लीजिए। तो लेमडा माइनस 1 यहाँ से और इसका आई का 1 प्लस यहाँ से देखिए 2 लेमडा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 जो जे के साथ में है, प्लस यहाँ से देखिए 3 लेमडा माइनस 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसके साथ में, 3 के साथ में, और इसे 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेमडा माइनस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 लेमडा माइनस 10 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं कितना है। लेमडा 4 5 और 9 14, तो ये है 14 लेमडा माइनस 1 11 3 13 14, ये भी 14 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो लेमडा मिलेगा वो 14 डिवाइडेड बाई 14 दैट इज 1। तो हमने यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो लेमडा हमें मिल गया है 1। जैसे हमें लेमडा मिलेगा तो हम यहाँ वापस चले जाएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे, यानी अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसको हमने जनरलाइज किया हुआ था ये अब हमें एक्जैक्टली मिल जाएगा। तो अब हम यही कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से इस फुट को लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए हम इसको कर लेते हैं। तो ये हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे।
क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी चाहे तो यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको, लेमडा की वैल्यू डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 3 1 5 135। 135 जो है हमारे पास क्या है, इस फूट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो वी गॉट, हमारे पास पी पहले से था, पी हमारे पास पहले से था, अब हमें क्यू भी मिल गया। तो अब जरा वापस दोबारा से ध्यान से देखेंगे इसको सारे को, ये हमारे पास पी है जो कि है 1 6 एंड 3। अब इसका फूट हमें मिल गया यहाँ पे जो कि लाइन पर है, जो है Q। तो ये Q हमको मिल गया है जो कि है 1 3 एंड 5। अब हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है जो कि इतनी ही नीचे बनी हुई जितना ऊपर P पॉइंट है। तो P जितना Q से ऊपर है उतना ही नीचे यहाँ पे उसकी इमेज बनाएगा, क्योंकि ये मिरर की तरह लाइन हमारा यहाँ पे काम करेगी। तो इमेज जो है उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। तो ये मैंने जैसे कहा था कि आपसे, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये z1 है। अब हम सीधा सीधा ये जो डिस्टेंस इक्वल है तो इसकी वजह से ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो ये 1 प्लस x1 जो कि नीचे वाला पॉइंट है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट यानी 1। इससे आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 1, x1 मिल गया। सिमिलरली आप दूसरा पॉइंट लेंगे जो कि 6 है और यहाँ y1 है, तो 6 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये मिड पॉइंट जो कि 3 है। यहाँ से आप y1 निकाल लेंगे तो जो कि आपके पास आएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो y1 0 हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे जो कि 3 है, 3 प्लस z1, तो ये 3 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आपको z1 जो पॉइंट है वो मिल जाएगा 5 2 10 माइनस 3 7। इस तरह से आपका जो x1 y1 जो पॉइंट है, जो इमेज है एक्चुअली, दैट इज 1 0 एंड 7। तो ये हमने इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट कर लिया पार्ट, जिसमें हमें क्या पूछा गया था देखिए, फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। देखिए वापस क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो ये हमने इमेज इस पॉइंट इसका ढूंढ लिया है जो कि है 1 0 7। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा और पार्ट ऐड किया हुआ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तक तो हमने कंप्लीट कर लिया समझ लीजिए। 1 मार्क्स का और इसमें कुछ जुड़ा हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस पर हम जरा बात कर लेते हैं। डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछी है, तो डिस्टेंस पूछी है हमसे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज मतलब 1 0 एंड 7 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब जरा देखिए ये पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, ये इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, y 0 है, तो मतलब ये जो पॉइंट है हमारा वो xz प्लेन में है। xz प्लेन में जब हम रहते हैं तभी हमारे पास y पार्ट 0 हो जाता है। तो xz प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस जब हम निकालेंगे y एक्सिस से, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस हो जाएगी, सिंपल आप उसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 स्क्वायर प्लस ये 7 स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 प्लस 49 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो चूंकि XZ प्लेन में ये पॉइंट है तो हम यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें Y कोऑर्डिनेट की जरूरत है नहीं, तो ये हमारा X और Z से ही डिस्टेंस पता लग जाएगी। इतना यूनिट जो है ये हमारी डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक करने के 4 मार्क्स हैं आपको इस क्वेश्चन में, और 1 मार्क्स का ये आपने और एक्स्ट्रा इसमें बताना है इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगी इस इमेज की। इस तरह से आपने देखा कि ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है।
और ख़ासतौर पर 2025 के एग्ज़ाम के लिए भी ये इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दूसरे तरह का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं एक क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा है कि हम लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन का भी एक बार समझेंगे, किस तरह से हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तब तक के लिए थैंक यू।